गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 3। सो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, जिससे क्वालिटेटिव नॉलेज और प्रॉपर एनसीईआरटी का निचोड़ सब आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को 3 पार्ट्स में क्यों पढ़ा रहे हैं हम। बच्चों, क्या होता है, हम भी चाहें तो 1 शॉट में इस चैप्टर को पढ़ा सकते, लेकिन जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा डिटेल ना पढ़ा जाए तो ये चैप्टर समझ भी नहीं आता है। जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पार्ट है, एंडोस्पर्म वाला पार्ट है, वो समझ ही नहीं आ सकता आपको जब तक आप थोड़ा डिटेल नहीं पढ़ो। और बच्चों, अगर मैं इसे 1 शॉट पढ़ाऊंगी तो लास्ट के पार्ट में ऑटोमेटिकली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि लास्ट के पार्ट में मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगी और जैसे जैसे उसे खत्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टीचर भी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है कि अब इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, बिकॉज टाइम बाउंडेशन रहता है उनके पास में। तो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से और वही एनर्जी के साथ लास्ट तक पढ़ाने के लिए हमने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं 3rd पार्ट, जिसमें बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। ये एक प्रकार का इनोवेटिव तरीका है बच्चों, जिसमें हम हमारा मन चाहा पोलन ग्रेन उस पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पे जो है डाल सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है बच्चों, देखिए ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है बच्चों? ये बाइसेक्सुअल। सो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है विच हैज एंथर, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस फ्लावर के एंथर को कट कर देते हैं, फ्लावर के एंथर को कट कर देते हैं, जिसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियली हमने इसको यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके मैच्योरेशन के पहले ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला पोलन ग्रेन कंटामिनेट होने के बाद आपने एंथर कट करे तो कुछ उसका सेंस नहीं रह जाएगा। तो इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एंथर को हम कट कर देंगे बिफोर मैच्योरेशन। देखिए बच्चों, किस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया है। नाउ द फ्लावर हैज ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बच्चों बैगिंग करेंगे, मतलब कि वो हमारे ना चाहे हुए पोलन ग्रेन से कंटामिनेट ना हो, मतलब जो नहीं हम नहीं चाहते कि ये पोलन ग्रेन इस पे आके गिरे, उससे वो कंटामिनेट ना हो, इसीलिए हम उसे प्रोटेक्ट कर देंगे बाय अ बैग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे समझ लो मुझे जो पोलन ग्रेन चाहिए वो मेरा पसंदीदा फ्लावर जो है वो ये है, तो इसमें से मैं पोलन ग्रेन लूंगी, इसका बैग हटाऊंगी। ठीक है, ये पोलन यहां पे मैं ट्रांसफर कर दूंगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन विद द हेल्प ऑफ ब्रश कर दूंगी। फिर वापस से मैं इसके ऊपर बैगिंग कर दूंगी विच इज कॉल्ड रीबैगिंग। सो होप स्टूडेंट आप ये स्टेप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी की हेल्प से। Artificial hybridization is one of the major approach of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique. जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन करते हैं, मतलब फोर्सेप की मदद से हम कट कर देंगे या रिमूव कर देंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंथर को। इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बच्चों हम फिर कवर कर देते हैं बैग से। इस प्रोसीजर को हम बैगिंग कहते हैं, जिससे हम प्रिवेंट कर पाए कंटैमिनेशन, हम पोलन अनवांटेड पोलन का कंटैमिनेशन प्रिवेंट कर पाए।
This process is called bagging. When the stigma is bagged, flower attains receptivity. Mature pollen grains collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. फिर वापस से हम rebagging कर देंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स के बाद में. ठीक है. तो ये वाली प्रोसेस थर्ड हो गई और रीबैगिंग वाली फोर्थ हो गई, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था. लेकिन अगर बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है. देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन. नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन पे. व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बच्चों हमने देखा था लास्ट क्लास में किस प्रकार दो मेल गैमेट जो हैं वो सिनर्जिड्स एक सिनर्जिड में रिलीज हो चुके हैं. अब उन दो मेल गैमेट का क्या होगा? अब स्टोरी आगे चालू होती है. तो बच्चों देखिए ये डबल फर्टिलाइजेशन है. आई एम विद टू मेल गैमेट. टू मेल गैमेट्स रिलीज हो चुके हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. और अगर बच्चों आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद हो तो ऊपर 3 एंटीपोडल सेल थे, फिर बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस था विद 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की साइड पे बच्चों एक एग था और 2 सिनर्जिड्स थे. सो दिस इज एग एंड दिस इज सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल की बच्चों प्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉइड होता है वो. तो ये दोनों सेल और एग हैप्लॉइड होता है, ये दोनों सेल हमारे काम के हैं फॉर डबल फर्टिलाइजेशन, एग एंड सेंट्रल सेल. एक मेल गैमेट एग से जाके फ्यूज होने वाला है टू फॉर्म जाइगोट. वहीं दूसरा मेल गैमेट बच्चों सेंट्रल सेल, डिप्लॉइड सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज होने वाला है टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें पहला है सिंगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन. सबसे पहले सिंगैमी में क्या होता है? मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है. ठीक है. सो व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, ठीक है, तो दोनों ही NN है जिसके कारण जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड है. ठीक है. तो ये प्रोसीजर को हम फ्यूजन ऑफ गैमेट को ही सिंगैमी भी कहते हैं. ठीक है. दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है NN गैमेट्स का. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? मेल गैमेट जो है बच्चों वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, N+N के साथ फ्यूज हो रहा है. तो 3 N फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. N फ्यूज हो रहे हैं इसलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जिसके कारण बच्चों हमारे पास 3N एंडोस्पर्म बन जाता है. तो यहां पे तो बना एंडोस्पर्म और यहां पे बना जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट. तो हमारे पास डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बचते हैं. तो 2 फ्यूजन हो रहा है, एक सिंगैमी हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है साइमल्टेनियसली. तो इसलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो बच्चों ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने डबल फर्टिलाइजेशन समझा. अब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है. सो डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में दोनों मेल गैमेट रिलीज हो चुके हैं पोलन ट्यूब के माध्यम से. सो देयर इज 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड. One of the male gamete move towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. तो एक मेल गैमेट एक एग के साथ फ्यूज हो जाएगा जिसे हम syngamy कहते हैं. So if one male gamete fuses with other female gamete, this is male gamete and it fuses with female gamete, that is egg, तो बन जाता है बच्चों जाइगोट, दैट इज 2n डिप्लॉइड. और इस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं. दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जाइगोट. द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई. जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई N+N कंडीशन के पास जाएगा और उनका फ्यूजन होगा. ठीक है. दिस इज पोलर nuclei or we can say a central cell containing 2 polar nuclei. ठीक है. अब
3n एंडोस्पर्म बन जाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाता है, which is nutritious, which will provide nutrition to the developing embryo in future, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। So triple fusion plus syngamy is equal to double fertilization. तो हम बोल सकते हैं double fertilization is equal to syngamy plus triple fusion. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जब ये कंडीशन होती है तो इसमें पहले जो ट्रिप्लॉइड पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है और फिर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो ये बात एनसीईआरटी में गिवन है कि द अदर मेल गैमेट, जब दूसरा वाला मेल गैमेट जो है टू पोलर न्यूक्लियाई के टुवर्ड्स जाता है, which is located in the central cell, so it fuses with them to produce triploid pen, that is primary endosperm nucleus. As this involves the fusion of haploid nuclei, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और दो टाइप के फ्यूजन हो रहे, एक सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। पेन फ्यूचर में पैक में कन्वर्ट होगा, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और फाइनली एंडोस्पर्म में, और जाइगोट फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। सो बच्चों ये कंडीशन है जो डायग्रामेटिकली शो करी गई है कि जो 3 एंटीबोडल सेल है उनका कोई यूज नहीं है तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, जो सिनर्जिड्स है उनका भी कोई यूज नहीं है, और यहां पे सिंगैमी के माध्यम से जाइगोट बन चुका है और ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से पैक बन चुका है। तो अब बाकी चीजों जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा चीजें। तो फाइनली बच्चों एक बार हम एंडोस्पर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक बार हम जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसीलिए हमारा स्टार्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या होता है वो इवेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। Following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds, ovary into fruits are collectively termed as post-fertilization event. Post-fertilization events में बच्चों हम endosperm development पढ़ेंगे, साथ ही साथ बच्चों हम डिस्कस करेंगे about the embryo development जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के कारण बने, जाइगोट बना वो अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। हम ओव्यूल का मैच्योरेशन पढ़ेंगे इनटू सीड, हम ओवरी का मैच्योरेशन पढ़ेंगे इनटू फ्रूट। तो हम सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो के बारे में, एंडोस्पर्म के आगे की इवेंट्स के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला था दोनों का फ्यूजन हुआ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, और एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उससे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना जरूरी है। सो द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो एंडोस्पर्म अगर डेवलप होगा तभी तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इट इज ओनली पॉसिबल कि अगर एंडोस्पर्म पहले डेवलप होए एज कंपेयर टू द एम्ब्रियो। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होता है। ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकेंड स्टेप है बच्चों एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये साइमल्टेनियसली नहीं होता है, पहले एंडोस्पर्म बनेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। The cells of these tissues are filled with reserve food material. इनके पास रिजर्व खाना है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, and are used for the nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। अब बच्चों एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में या 3 तरीके से हो सकता है। सो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। सबसे पहला है बच्चों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है सिर्फ, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में अगर सेल डिवीजन भी हो रहा है, सो न्यूक्लियर डिवीजन इज ऑल्सो फॉलोड बाय सेल डिवीजन। इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेल्यूलर बोलेंगे। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसमें सेल वॉल डिपोजिशन भी हो रहा है साथ साथ, तो इसे हम सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब आता है हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों पहला तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब पहली बार में तो 2 सेल अलग अलग बन गए, लेकिन बाद में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को बच्चों हम हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार के एंडोस्पर्म है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म जिसमें कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है। और तीसरा है बच्चों हैलोबियल एंडोस्पर्म, मतलब पहला कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, लेकिन उसके बाद रिपीटेटिव कैरियोकाइनेसिस ही होता चला जा रहा है। सो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। और फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है जनरली बच्चों वो फॉलो करता है सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब धीरे धीरे न्यूक्लियर फॉर्म ही सेल्यूलर फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है लेटर। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर। तो अगर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस होता है तो फ्री न्यूक्लियस बनते हैं बहुत सारे। इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सब्सिक्वेंट सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। लेटर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही लेटर सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस सेल वॉल डिपोजिशन के द्वारा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। तो सेल्यूलराइजेशन के पहले जो न्यूक्लियस का नंबर है और सेल का नंबर है वो वेरी कर सकता है। अब बच्चों कोकोनट का एग्जांपल लिया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोकोनट वाटर होता है फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बच्चों जो आप कोकोनट के अंदर स्ट्रॉ डाल के जो कोकोनट का वाटर पीते हैं, वो जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो उसके आसपास का जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेल्यूलर टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोकोनट के केस में बच्चों 2 एग्जाम्पल हो गए। जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर टाइप का एग्जाम्पल है गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोकोनट वाटर जो आप पीते हैं, और एक है व्हाइट कलर का जो कोकोनट का पार्ट होता है आसपास, व्हाइट कोकोनट कर्नल, वो सेल्यूलर टाइप का एग्जाम्पल है। इसलिए बच्चों कोकोनट वाटर इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इतना ज्यादा अच्छा होता है कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को सबसे पहले मतलब बोलता है कि आप कोकोनट वाटर लीजिए, बिकॉज इट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज हाईली न्यूट्रिशियस, इट्स फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, example pea, groundnut, beans, before seed maturation, or it may persist in the mature seed, example castor coconut, and be used by during the seed germination. तो बच्चों ये सीड का एक प्रकार से डिवीजन है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सीड 2 प्रकार की होती है, एक होती है एल्ब्यूजिनस, एक होती है एक्स एल्ब्यूजिनस, या एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड ऐसी होती है जिसमें एंडोस्पर्म सीड बनने के बाद भी पर्सिस्ट कर रहा है, और एक होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है और अब सीड बनने के बाद वो नहीं पर्सिस्ट करता है। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कैस्टर और कोकोनट, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल स्टूडेंट्स दे रखे हैं पीस, बीन्स, मतलब जनरली डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर, एंड वेयर देयर इज अ एक्सेप्शन देयर इज अ क्वेश्चन।
तो बच्चों वो भी हम डिस्कस करेंगे सीड पार्ट में डिटेल में। अब आते हैं बच्चों एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन के केस में कि सिंगैमी के बाद जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप्स इन एम्ब्रियो। तो बच्चों हमने क्या देखा था कि जो मेल गैमेट होता है दैट इज एन, इट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट दैट इज एग, and it is also haploid, forming a diploid zygote. Now this diploid zygote will convert into embryo. So we are with unicellular diploid zygote. अब उसे हमें एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, तो वो स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे ही एग प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनेगा वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। बच्चों ये हमने अभी आपको एंडोस्पर्म में भी बताया कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो पहले होता है और जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये साइमल्टेनियस चलने वाली प्रोसेस नहीं है, पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, फिर थोड़ा सा वो बन जाता है, तो फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम द जाइगोट। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म थोड़े अमाउंट में पहले बन जाता है। Though the seeds differ greatly in the early stage of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. So students, monocot और dicot plant में जो embryo जेनी है स्टार्टिंग ऑफ द फेस में वो एक समान होती है, बाद में बच्चों हमको embryo अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। So students, बाद में जो embryo है हमको वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। So students, अब हम स्टेजेस पढ़ेंगे इन द डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। तो ये डाइकोट का सबसे पहले बच्चों स्टार्ट होंगे बाय अ यूनिसेलुलर जाइगोट इन बोथ, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एज वेल एज इन केस ऑफ डाइकोट्स, इन ऑल द प्लांट्स, इवन इन ऑल द हायर प्लांट्स। सी, दिस इज द जाइगोट, यूनिसेलुलर जाइगोट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब उससे क्या होगा बच्चों, पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, अच्छे से समझना, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल, इतना ज्यादा इतने प्यारे डायग्राम्स के साथ आपको शायद ही कोई समझाए, इतना डीप नॉलेज, जिससे आपको एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत आसान लगने लगेगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले जाइगोट लिया है जो कि यूनिसेलुलर डिप्लॉयड है, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ है जिससे बेसल सेल और एपिकल सेल बना है। अब ये जो बेसल सेल है बच्चों, इसके अंदर फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते जिसके कारण सस्पेंसर बन जाता है, ये इतने सेल को सस्पेंसर बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का एपिकल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी होता है, जिसके कारण ऑक्टेंट एम्ब्रियो बन जाता है। सो दिस इज अ सस्पेंसर एंड दिस इज एन ऑक्टेंट एम्ब्रियो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सस्पेंसर पार्ट में भी हमने दो सेल का कलर अलग क्यों दिया है। तो बच्चों, जो ये वाला सेल है जो सबसे लास्ट में पाया जाता है वो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको स्पेसिफिक हॉस्टोरियल सेल नाम दिया गया है। वहीं बच्चों, जो फर्स्ट सेल है जो कि हमारे ऑक्टेंट एम्ब्रियो के कांटेक्ट में है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो सेल होता है बच्चों, ये फ्यूचर में एम्ब्रियो के साथ ही मर्ज होने वाला है, इसीलिए इसका कलर भी अलग रखा गया है। सो ये देखिए बच्चों, ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो बन चुका है और ये सस्पेंसर है। बच्चों, ये हाइपोफाइसिस जो है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आगे जाके मिल जाएगा, जबकि बाकी का जो सस्पेंसर है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, एनसीईआरटी में गिवन है ऑक्टेंट एम्ब्रियो के बाद में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाता है क्योंकि इसका शेप ग्लोब्यूल जैसा है। और आप देखिए बच्चों, अब नीचे वाले पार्ट में ही डिवीजन हो रहा है क्योंकि नीचे वाला पार्ट ही मेनली एम्ब्रियो बनाएगा विच इज फॉर्म बाय द एपिकल सेल। अब बच्चों, इसके शेप के आधार पे इस एम्ब्रियो को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना है, इसके बाद में वो हार्ट शेप, मतलब थोड़ा बहुत बीच से अंदर जाने लग जाता है, जिस कारण से हार्ट शेप का एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में बच्चों अगर आप देखें
तो आप देखिए धीरे धीरे ये जो हाइपोफाइसिस सेल है ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में ही मर्ज होता जा रहा है। ये देखिए आप किस प्रकार वो मर्ज होता जा रहा है और फाइनली वो और ज्यादा डिपेंड होगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्पीडो और मैच्योर एम्ब्रियो। और ये वाला पार्ट बच्चों बाद में जाके डीजनरेट हो जाता है, दैट इज द सस्पेंसर पार्ट लीविंग द हाइपोफाइसिस व्हिच हैज टुक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इटसेल्फ। फिर उसके बाद में बच्चों हम एम्ब्रियो को पढ़ेंगे, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, और फिर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ेंगे। अब इतना हम पहले एनसीईआरटी की थ्योरी में से समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। Though the seeds differ greatly, the early seeds of embryo development, that is embryogeny, वो monocots और dicots में similar है। Now coming to the stages of embryogeny in a dicotyledon embryo, and the zygote gives rise to the pro-embryo and the subsequent to the globular, heart-shaped and mature embryo। देखो pro-embryo मतलब octant embryo की बात करी गई है यहाँ पे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो मैंने आपको दिखाया था, हार्ट शेप एम्ब्रियो भी मैंने आपको दिखाया था, और जो टॉर्पीडो एम्ब्रियो दिखाया था वो मैच्योर एम्ब्रियो था। तो ये सारे शेप्स मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए। अब डाइकॉट एम्ब्रियो की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो हम भी डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को डाइकॉट सीड के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे हमें दोनों ही डायग्राम्स और दोनों ही कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो है एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। एम्ब्रियो का पार्ट है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल पाया जाता है, हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल बनाएगा आगे जाके, एंड फाइनली द रूट कैप इज देयर। सो इतना पार्ट जो है वो रूट सिस्टम बनाएगा, जबकि एपिकोटाइल और प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं अगर आप बच्चों डाइकॉट सीड देखें, सो दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट सीड। दिस वन इज डाइकॉट एम्ब्रियो and this one is dicot seed। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये प्लूम्यूल पार्ट है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये प्लूम्यूल पार्ट है, तो इसका भी प्लूम्यूल पार्ट ये रहा, which will form the leaf primordium and shoot system। Then this is apicotyl, this is apicotyl। फिर उसके बाद में बच्चों ये हाइपोकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। तो कॉटिलिडन्स के अटैचमेंट के ऊपर वाले एरिया को हम एपिकोटाइल बोलते हैं, और ये जो कॉटिलिडन्स का कनेक्शन है इसके नीचे वाले एरिया को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल के नीचे आप देखिए रेडिकल, यहाँ पे भी हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, एंड फाइनली आर रेडिकल और रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप फॉर प्रोटेक्शन। सो दिस इज आर डाइकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट सीड। अब इसी के बारे में बच्चों हम थ्योरी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की थ्योरी में सब कुछ दिया है इस डायग्राम के बारे में। अ टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द टू कॉटिलिडन्स। तो बच्चों जो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल पार्ट था उन सबको मिला के, इस पूरे पार्ट को मिला के हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इन सब पार्ट को मिला के क्या कहा जाता है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये दोनों कॉटिलिडन्स है, बिकॉज ये डाइकॉट सीड की यहाँ पे बात करी जा रही है। सो दीज आर द टू कॉटिलिडन, और ये जो ग्रीन कलर के आप बीच में देख पा रहे हैं ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। सो ऐसा दिया है फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की, जो डाइकॉट सीड है उसमें सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और टू कॉटिलिडन्स होते हैं। डाइकॉट का मतलब ये है कि इट इज हैविंग अ टू कॉटिलिडन्स इन इट। अब the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called apicotyl। यही बात मैंने भी आपको बताई थी कि cotyledon attachment के ऊपर वाले एरिया को apicotyl कहा जाता है और cotyledon attachment के नीचे वाले एरिया को hypocotyl कहा जाता है। So apicotyl terminates with the plumule or the stem tip। तो apicotyl के ऊपर plumule था and finally ये दोनों मिलके shoot system बनाएंगे। The cylindrical portion below the level of cotyledon, so below the level of cotyledon hypocotyl पाया जाता है, that terminates at the lower end in the radicle or root tip। और hypocotyl terminate होता है in radicle and root tip which is covered by the root cap, और ये पूरा root system बनाता है which is covered with the root cap। तो बच्चों जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, एक एक लाइन बस उस डायग्राम को ही समझा रही है। अगर आप देखें तो एम्ब्रियो ऑफ अ मोनोकॉटिलिडन पजेस। अब बच्चों हम मोनोकॉट का एम्ब्रियो और सीड देख लेते हैं, फिर ये पैराग्राफ भी हमको समझ आ जाएगा।
सो स्टूडेंट्स देखिए आप, ये कितना सुंदर डायग्राम है मोनोकॉट, एम्ब्रियो और सीड का. सो दिस वन इज मोनोकॉट, एम्ब्रियो and this is monocot seed. So students, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ये मोनोकॉट सीड है. अब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट सीड को कंपेयर करेंगे. मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट सीड. जैसे कि बच्चों मोनोकॉट का मतलब है कि इट इज हैविंग ओनली वन कॉटिलेडन. सो दिस इज वन कॉटिलेडन एंड इस वन कॉटिलेडन को भी बच्चों हम स्क्यूटैलम कहते हैं. तो एम्ब्रियो के केस में ये स्क्यूटैलम है, जबकि सीड के केस में ये लेटरली जो प्रेजेंट है दिस इज स्क्यूटैलम. ठीक है, सो ये एरो जो जा रहा है इतना पार्ट ये स्क्यूटैलम है. दिस इज द एरो फॉर स्क्यूटैलम. अब आते हैं हम बच्चों नेक्स्ट, प्लूम्यूल और रेडिकल. प्लूम्यूल रेडिकल हमने डाइकॉट सीड में भी देखा था. प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट सिस्टम बनाता है, जबकि रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट सिस्टम बनाता है. प्लूम्यूल बच्चों प्रोटेक्टेड है बाय कॉलियोप्टाइल, जबकि रेडिकल और रूट कैप जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोराइजा. सो प्लूम्यूल में भी पीआर है, कॉलियोप्टाइल में भी पीआर है. सो आपको ऐसे याद रखना है, प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोप्टाइल while रेडिकल रूट कैप इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोराइजा, बिकॉज रेडिकल में भी और रूट कैप में इन सब में आरआर आता है. अब बच्चों आप ये एम्ब्रियो की तो लेबलिंग समझ गए होंगे कि ऊपर प्लूम्यूल मौजूद है, यहाँ पर फिर कॉलियोप्टाइल है, वैसे यहाँ पे रेडिकल है, रूट कैप है और कॉलियोराइजा है. अब बच्चों मैं आपको ये मोनोकॉट सीड की लेबलिंग समझाती हूं. तो बच्चों मोनोकॉट सीड के केस में अगर आप देखें, यहाँ आ जाती है तो अच्छे से दिखेगा. मोनोकॉट सीड के केस में अगर आप देखें बच्चों तो ये लेटरली सिचुएटेड वन कॉटिलेडन है जिसे स्क्यूटैलम कहा जाता है. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. इसमें बच्चों जो ये वाला पार्ट है दिस इज प्लूम्यूल एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोप्टाइल. वैसे ही बच्चों ये रेडिकल है, रूट कैप है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉलियोराइजा. और साथ ही साथ बच्चों आप सोचोगे ये अलग से कंपार्टमेंट क्या है. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीड्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म पर्सिस्ट करता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और जिसमें एंडोस्पर्म पर्सिस्ट नहीं करता उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं. तो मोनोकॉट्स जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जाम्पल होती है. तो इनके पास एक अलग से एंडोस्पर्म का कंपार्टमेंट होता है. सो दिस इज एंडोस्पर्म विच परसिस्ट इवन आफ्टर द सीड फॉर्मेशन. तो ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है और आसपास बच्चों सेल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन कंटेन करते हैं. इसे हम एलियोरॉन लेयर भी कहते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच इनमें पाया जाता है एंडोस्पर्म. This is maize seed, monocot maize seed. अब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं बच्चों मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में. एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन possess only one कॉटिलेडन, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है. उसे भी हम स्क्यूटैलम कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? स्क्यूटैलम. ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटैलम बिकॉज ग्रास इज an example of monocot that is situated towards one side, that is lateral side of the embryonal axis. At its lower end the embryonal axis, देखो यही वाला डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है, radical and root cap are enclosed by undifferentiated sheath called coleorhiza. So बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है which one of the following is the undifferentiated sheath? Undifferentiated sheath, very important line. तो आप क्या बोलोगे? coleorhiza. और अगर बच्चों नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटैलम इज एपिकोटाइल. ठीक है, स्क्यूटैलम के अटैचमेंट के ऊपर वाले एरिया को हम एपिकोटाइल बोलते हैं. इट हैज शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोडियम एंक्लोज इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर. तो बच्चों लीफ प्रीमोडियम होते हैं जो कि हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड है. अगर क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर आएगा कॉलियोप्टाइल.
ठीक है, तो कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा अलग अलग है, ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ है और ये हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर है कोलियोप्टाइल, ठीक है। और ये जो है ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा जो कि फ्यूचर में जाके शूट सिस्टम बनाता है, जबकि कोलियोराइजा रूट टिप और रूट कैप को प्रोटेक्ट करेगा जो कि फ्यूचर में जाके रूट सिस्टम बनाता है। अब आते हैं बच्चों सीड पे। इससे पहले बच्चों में एक लेबलिंग और बताती हूं आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो में, ये एपीब्लास्ट है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपीब्लास्ट क्या होता है। एपीब्लास्ट जो है स्टूडेंट्स वो एक जो जैसे डाइकॉट के केस में 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, तो ये जो कॉटिलेडन है ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है और एक कॉटिलेडन पाया जाता है क्योंकि मोनोकॉट्स में, तो सेकेंड कॉटिलेडन का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है जिसे हम मोनोकॉट्स के केस में एपीब्लास्ट बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो में थोड़ा सा परसिस्ट करता है और सीड में वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन एपीब्लास्ट। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं सीड्स के टाइप पे। तो बच्चों जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क करती है। तो ओव्यूल ने अब सीड बना दिया है। सीड बच्चों 3 प्रकार के होते हैं गिवन इन एनसीईआरटी। पहला है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और तीसरा है पेरिस्पर्मिक सीड। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, एज द नेम इज टेलिंग कि सीड एंडोस्पर्मिक है, मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। सो इफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और परसिस्ट इवन आफ्टर द सीड फॉर्मेशन, तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। इसमें बच्चों मोस्टली मोनोकॉट्स आते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स, जैसे गेहूं, चावल, ये मोनोकॉट है, मेज, कोकोनट एक्सेट्रा, मोनोकॉट्स ही जनरली इसमें आते हैं। लेकिन जो मैंने रेड से लिखा है वो एक्सेप्शन है कि ये डाइकॉट है। सो कैस्टर एंड सनफ्लावर गिवन इन एनसीईआरटी कि ये डाइकॉट एंडोस्पर्मिक है, दिस इज ऑल्सो अ डाइकॉट, और बाकी सब मोनोकॉट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट। एंडोस्पर्मिक सीड में बच्चों जनरली डाइकॉट्स आते हैं, दैट इज पी, बीन, ग्राउंडनट। लेकिन मोनोकॉट एक एक्सेप्शन है जो कि एल्ब्यूमिनस या जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो उसका एग्जांपल है बच्चों ऑर्किड। सो ऑर्किड इज अ एक्सेप्शन बिकॉज इट इज अ मोनोकॉट। और वैसे इसमें मोस्टली कौन आते हैं? डाइकॉट्स, मोस्टली डाइकॉट लाइक पी, बीन, ग्राउंडनट गिवन इन एनसीईआरटी। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड टाइप की सीड पे, दैट इज पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड बच्चों क्या होता है? जनरली जो न्यूसेलस होता है, मैंने आपको बताया था न्यूसेलस, जब मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही थी, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही थी, तो मैंने आपको न्यूसेलस सेल के बारे में बताया था। तो जो न्यूसेलस सेल है बच्चों, जब तक सीड फ्रूट बनता है तब तक ये गायब हो जाते हैं, मतलब ये जो है डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ सीड्स में ये परसिस्ट करते हैं, इन सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो ऐसी सीड बच्चों जिसके अंदर न्यूसेलस जो है वो रेमनेंट के रूप में पाया जाता है, ऐसे सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और इस पे नीट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट। तो बच्चों आपको पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीट। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी की थ्योरी पे। In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. Sexual reproduction का final product angiosperm के केस में seed होता है। It is often described as a fertilized ovule. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि seeds are the fertilized ovule. So बच्चों ovule, fertilized ovule से क्या बन चुका है? seed. और वहीं ovary से क्या बन चुका है? fruit.
Seeds are formed inside the fruit. A seed typically consists of a seed coat, cotyledon and an embryonal axis. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, एक बार और दिखा देती हूं मैं आपको डायग्राम में। देखो बच्चों, ये हमारा फ्रूट है ना। अब आप देख सकते हो कि ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सीड के पास बच्चों क्या क्या होते हैं? सीड इज प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट, जो कि इंटेग्यूमेंट से बने हैं। लिख भी देती हूं मैं यहां पे, जो कि इंटेग्यूमेंट से बने हैं। इंटेग्यूमेंट से सीड बनता है, सीड कोट्स बनते हैं। सीड कोट्स में भी टेस्टा और टेगमेन आता है। फिर अंदर बच्चों आप देखिए एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो में मैंने आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर तो डिटेल में बताया, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। और फिर ये सीड पार्ट हो गया विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड कोट। वहीं बच्चों फ्रूट भी हम पढ़ेंगे, जिसमें एंडोकार्प जो कि सीड को कवर करती है, मीजोकार्प और एक्सोकार्प जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सो वापस से थ्योरी पे आते हैं बच्चों। The cotyledons of the embryo are simple structure. देखो क्या लिखा था, सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं अगर डाइकॉट सीड है तो, और सीड कोट्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। सीड कोट्स भी इंटेग्यूमेंट से बनते हैं और वो दो डबल लेयर्ड होते हैं, दैट इज आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। अब आते हैं स्टूडेंट्स कॉटिलेडन पे। कॉटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। तो बच्चों जो डाइकॉट एम्ब्रियो होते हैं, डाइकॉट कॉटिलेडन्स होते हैं जनरली, वो क्या होते हैं? वो जनरली थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं क्योंकि वो खाना स्टोर करते हैं। एज इन द लेग्यूम्स, मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड होती है बच्चों वो नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एम्ब्रियो, इनके पास रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो बच्चों पहले यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को डिस्कस करा है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में ऐसा कहा गया है कि एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है, सो नाउ देयर इज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के जनरली एग्जाम्पल्स होते हैं डाइकॉट्स, ठीक है। तो इसमें जनरली डाइकॉट्स आते हैं एंड सम एक्सेप्शन ऑफ मोनोकॉट। तो डाइकॉट का एग्जाम्पल है पी, बीन एंड ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। अब आ गए बच्चों हम एल्ब्यूमिनस सीड पे, दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड पे। सो दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। और नॉन एल्ब्यूमिनस सिर्फ ये फर्स्ट टाइप ऑफ सीड था, और यहां पे पेरिस्पर्म है विच इज अ थर्ड टाइप ऑफ सीड, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर एंडोस्पर्म अभी भी बचा है, मतलब एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम नहीं करा, अभी भी वो बचा है। इसके अंदर बच्चों जनरली मोनोकॉट्स आते हैं। मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, मेज, बार्ले। लेकिन कैस्टर जो है वो एक एक्सेप्शन है डाइकॉट का। सो कैस्टर और सनफ्लावर एक्सेप्शन होते हैं। Occasionally some seeds such as black pepper and beet, न्यूसेलस का रेमनेंट बचता है। न्यूसेलस का रेमनेंट बचता है इन ब्लैक पेपर एंड बीट। इस टाइप की सीड्स को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तीन टाइप की सीड्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको नीचे अच्छे से समझा दी है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम सीड के स्ट्रक्चर पे। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, देखो अब एक एक करके समझेंगे। हमने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा बच्चों, है ना। तो उसमें हमने देखा था एक आउटर इंटेग्यूमेंट था, एक इनर इंटेग्यूमेंट था। तो उस आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बन जाती है, सीड कोट, जो कि आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन की बनी होती है। तो ये ए पार्ट। नाउ बी पार्ट। The micropyle remains as a small pore in the seed coat. अब जो माइक्रोपाइल पाया जाता था, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट थी और जहां से हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती थी, वो माइक्रोपाइल अब सीड के अंदर एक होल की तरह दिखता है, ठीक है। सो हम ये सीड में क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स वो पढ़ रहे हैं, बिकॉज ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड।
सो ओव्यूल के स्ट्रक्चर सीड में कैसे दिखेंगे वो हम समझ रहे हैं। अब इस होल का भी फायदा है, ठीक है, माइक्रोबाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट। अब इसका क्या फायदा है, ये फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। भाई अंदर लिविंग एम्ब्रियो है, उसको ऑक्सीजन और वाटर की आवश्यकता है, तभी वो जिंदा रहेगा। तो उसका जो पैसेज है वाटर और ऑक्सीजन का, वो ये स्मॉल पोर है जो कि माइक्रोबाइल से बना है। As the seed mature, water content is reduced and seed becomes relatively dry. 10 to 15% moisture by mass. तो बच्चों जैसे जैसे सीड मैच्योर होती है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे वो डिहाइड्रेट होने लग जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सीड जो है वो मैच्योर होती है, मैच्योर सीड जो होती है बच्चों धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लग जाती है, एंड उसके पास अब कितना वाटर बचता है, 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, और धीरे धीरे एम्ब्रियो की एक्टिविटी कम धीरे धीरे स्लो होती जाती है, और इसे ही हम डॉर्मेंसी कहते हैं। एम्ब्रियो जो है बच्चों वो एंटर कर जाता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वापस से उन्हें एडिक्वेट मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो ये सीड अंकुरित हो जाती है या जर्मिनेट हो जाती है। तो थोड़े टाइम के लिए बच्चों सीड जो है वो इनएक्टिव पीरियड में चली जाती है, जिसे हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं, जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है या फिर थोड़े टाइम के लिए रुक भी सकती है। As the ovule mature into seeds, the ovary develop into fruit. That is transformation of ovule into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर नीट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि सीड ओव्यूल से सीड पहले बनती है कि ओवरी से फ्रूट पहले बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक साथ बनती है, साइमल्टेनियसली बनती है। जबकि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जब हम पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी की लाइन गिवन थी कि एंडोस्पर्म पहले बनता है और जब वो थोड़े अमाउंट में बन जाता है तब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जबकि यहां पे दे रखा है कि ओव्यूल और सीड साइमल्टेनियसली बनती है। जो वॉल ऑफ ओवरी होती है बच्चों, तो ओवरी की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ ओवरी, इट डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल विच इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो बच्चों अब हम फ्रूट पे आ गए। यहां पे हमने सीड के बारे में बात करी थी, एक और चीज यहां पे मैं आप ऐड करना चाहूंगी बच्चों सीड के बारे में ही, कि जो हमने हाइलम पढ़ा था वो सीड के अंदर स्कार की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? स्कार की तरह। तो बच्चों ये सीड के बारे में बात हुई, अब हम फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट्स विल बी फॉर फ्रूट्स। सो वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प बना देती है फ्रूट में। फ्रूट बच्चों फ्लैशी भी हो सकते हैं जैसे गुआवा में और ऑरेंज मैंगो में होते हैं, या फिर ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड और एक्सेट्रा। तो फ्रूट जो है बच्चों वो यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, फ्लैशी और ड्राई। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड। अब बच्चों एक और नया पैराग्राफ, ज्यादातर प्लांट में by the time the fruit develop from ovary, other floral part degenerates। तो बच्चों जैसे जैसे ही ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, ओव्यूल सीड में, उसके जो बाकी के पार्ट है मतलब सैपल, पैटल, ठीक है, एंड्रोशियम, ये सब झड़ के गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute in the fruit formation। तो बच्चों एनसीईआरटी में वैसे हम ये फ्रूट टॉपिक मॉर्फोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने पहले तो फ्रूट को टू कैटेगरी में डिवाइड करा, दैट इज फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अब सेकेंड लाइन में ट्रू और फॉल्स में डिवाइड करा, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है अगर ओवरी से फ्रूट बन रहे हैं तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे, और other structure other than ovary, other structure से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल थैलेमस।
थैलेमस बच्चों वो पार्ट था फ्रूट का जहां पे सारे फ्लोरल वॉल्स आके अटैच हो रहे थे। तो अगर थैलेमस से फ्रूट बन रहा है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं बच्चों कैशियो नट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एंड एप्पल। सो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या दे के रखे? काजू, दैट इज कैशियो, ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी और साथ ही साथ बच्चों एप्पल जिसमें थैलेमस एडिबल है। सो स्टूडेंट्स मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर, जबकि ज्यादातर फ्रूट स्टूडेंट्स ओवरी से ही डेवलप होते हैं, इन्हें हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर अ फ्यू स्पीशीज There are a few species in which fruit develop without fertilization. ऐसे fruits को हम पार्थेनोकार्पिक fruit कहते हैं। तो बच्चों अगर without fertilization fruit बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन के अगर फ्रूट बन रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। तो ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं बच्चों ये सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना, ठीक है। तो हमने ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल पढ़े। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंक्लूडेड थ्रू एप्लीकेशन। तो बच्चों से आर्टिफिशियल भी करा जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। इससे पहले बच्चों ये सीड्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो यहां पे जो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करा गया है। ये कैस्टर सीड है जिसके अंदर आउटरमोस्ट सीड कोट है। ये एंडोस्पर्म है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कैस्टर सीड इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इसलिए यहां पे आपको एंडोस्पर्म का कंपार्टमेंट दिखेगा। ये कॉटिलिडन है, ठीक है, ये अपना हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, ये रूट टिप है और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही बच्चों ये सीड कोट, कॉटिलिडन, शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, रूट, ये सब लेबलिंग थोड़ी थोड़ी आप एक एक बार देख लेना। ये भी एंडोस्पर्मिक सीड है। ये मेज मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। तो मोनोकॉट्स के केस में तो जनरली एंडोस्पर्मिक सीड होती ही है। ठीक है, तो ये आउटरमोस्ट जो पेरिकार्प बन चुकी है, फिर ये एंडोस्पर्म कंपार्टमेंट है, ये स्क्यूटेलम है, दैट इज वन कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटेलम, ये कॉलियोप्टाइल है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, ये कॉलियोराइजा है। सो कॉलियोराइजा मैंने आपको बताया था अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना होता है, जबकि कॉलियोप्टाइल जो है वो हॉलो फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये एप्पल है जो कि थैलेमस से बनता है, सो इट इज अ फॉल्स फ्रूट। और ये स्ट्रॉबेरी है जिसे अकीन भी कहा जाता है, ये भी थैलेमस, इसका पार्ट एडिबल होता है। सीड जो है स्टूडेंट्स वो बहुत सारे सेवरल एडवांटेजेस देता है टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। तो बच्चों अगर वाटर की बात करी जाए तो सीड का फॉर्मेशन पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है एज कंपेयर टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सीड जो है उसका एडेप्टेशन ज्यादा अच्छा है फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। तो डिस्पर्सल जो है वो सीड का बच्चों वो ज्यादा एडेप्टेड है। न्यू हैबिटेट में डिस्पर्सल स्ट्रेटेजी सीड से की ज्यादा एडेप्टिव होती है। अब जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द यंग एम्ब्रियो। सो दिस इज द हार्ड सीड कोट के बारे में बात करी गई है कि जो कि सीड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज टेस्टाइन टैगमिन। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लीडिंग टू वेरिएशन। और साथ ही साथ स्टूडेंट सीड के अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
सीड जो है स्टूडेंट्स वो बेसिस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। सीड जो है आप सीड डालेंगे तभी नए पौधे उगेंगे, तो खेती बाड़ी का भी वो मेन स्ट्रक्चर है। सीड जो है स्टूडेंट्स उसमें डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जैसी प्रोसेसेस हमको मैच्योर सीड में देखने को मिलती है, जो कि क्रूशियल है फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड throughout the year and also to raise the crop in the next season। तो बच्चों इस सीड में हमको डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है, जिस कारण से जो न्यूट्रिशन उसमें प्रिजर्व रहता है और हम तक पहुंचता है। अब बच्चों यहाँ पे विएबिलिटी की बात करी गई है कि सीड्स जो है वो कब तक अलाइव रहती है, तो उस बेसिस पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट सबसे पहले दे रखा है कि देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन और ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्डेस्ट सीड है वो ल्यूपिन है, दैट इज ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। इसे एक्सकैवेट कहां से किया गया था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आर्कटिक टुंड्रा से। The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 year of dormancy। तो बच्चों 10,000 साल की इसकी डॉर्मेंसी होती है, उसके बाद में ये जर्मिनेट करती, तो डॉर्मेंसी पीरियड इसका काफी लंबा है, दैट इज 10,000 ईयर, ठीक है। और इसे ओल्डेस्ट सीड है ये, इसे एक्सकैवेट कहां से किया गया था, आर्कटिक टुंड्रा से। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है अबाउट ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस ओल्डेस्ट सीड है, डॉर्मेंसी पीरियड इसका 10,000 ईयर होता है, इसके बाद ये जर्मिनेट करती है और ये आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल दे रखा है रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ओल्ड वाइबल सीड इन द डेट पाल्म फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा का, दैट इज डेट पाल्म, ठीक है। तो बच्चों ये 2000 ईयर ओल्ड है, 2000 साल पुरानी, 2000 ईयर ओल्ड, और फिर भी वाइबल है, जो कि अभी रिसेंट में हमें मिली है। और जो फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा है उसे डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। तो किंग हेरोड पैलेस से इसको एक्सकेवेट किया गया है नियर द डेड सी, जबकि आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट किया गया है लुपाइनस आर्क्टिकस और ल्यूपाइन सीड को। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट, orchid fruits are one such category and each contain thousands of tiny seeds, similar in the case of fruit of some parasitic species such as Orobanche and Striga। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सीड के नंबर के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि सीड का नंबर वेरी करता है। सो ऐसा कहा जाता है कि कैन यू थिंक सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ सीड्स के एग्जाम्पल हैं ऑर्किड फ्रूट, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, दैट इज स्ट्रिगा एंड स्ट्रिगा, ठीक है। तो स्ट्रिगा और ओरोबैंके का एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड्स के नंबर भी पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल है ऑर्किड फ्रूट एंड पैरासाइटिक प्लांट लाइक स्ट्रिगा एंड ओरोबैंके। तो ये पैरासाइटिक प्लांट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको घुमा के इस पे मिलेगा नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के अगर सीड बनती है तो उसे हम एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं। ये जो एपोमिक्टिक सीड है इसमें बच्चों एम्ब्रियो भी ज्यादा बनने के चांसेस हैं, एम्ब्रियो भी ज्यादा बनते हैं, उस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं।
सो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले बच्चों थोड़ा शॉर्ट में एक बार ये चार्ट देख लेते हैं हम। Agamospermy, which is a type of apomixis only. Agamospermy, in this type of method, embryo is formed without fertilization. So students, apomixis है ये, मिक्सिस टॉपिक के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। एगैमोस्पर्मी ये वो टाइप होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन और बिना मियोसिस के जो एम्ब्रियो बनता है। सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड नो मियोसिस, ठीक है, या इनमें से एक चीज भी हो सकती है। सो नो फर्टिलाइजेशन एंड नो मियोसिस के द्वारा अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसे हम एगैमोस्पर्मी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एगैमोस्पर्मी में सबसे पहला आता है बच्चों डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, ये एनसीईआरटी में दिया एस्टेरेसी फैमिली, तो आपको पता होना चाहिए वो एक प्रकार का डिप्लोस्पोरी का एग्जांपल है। जब एमएमसी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक, तो एमएमसी से बिना मियोसिस के डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो उसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तभी डिप्लॉइड बनेगा यहां पे बच्चों, हर डायरेक्ट जो बनेगा सब कुछ डिप्लॉइड बनेगा। तो इसका एग्जांपल है एस्टेरेसी फैमिली। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ एगैमोस्पर्मी दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो हमें सिट्रस और मैंजीफेरा में देखने को मिलता है। मतलब सिट्रस भी एनसीईआरटी में दिया है, मैंगो भी एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे इन दिस मेथड एन एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल, कोई भी डिप्लॉइड सेल से अगर एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे न्यूसेलस का सेल हो गया, इंटेग्यूमेंट का सेल हो गया, ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक। सो अगर बच्चों कोई भी डिप्लॉइड सेल से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। इसका एग्जांपल सिट्रस और मैंगो है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड दैट इज एपोस्पोरी पे। अगर गैमेटोफाइट बन रहा है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। और बच्चों इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक एम्ब्रियो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा एम्ब्रियो है, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी कम है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन हमको देखने को मिल रही है मैंगो के सीड में। अब बच्चों हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट से। Apomixis and polyembryony, although seed in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a specialized mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. तो Asteraceae और grasses मैंने भी आपको नीचे बताया था। Now, thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. तो बच्चों apomixis जो है वो एक प्रकार का देखा जाए तो asexual reproduction है, लेकिन वो नकल किसकी करता है? Sexual reproduction की। There are several ways of development of apomictic seeds. In some, the diploid egg cell अगर directly diploid egg cell से बन रहा है without meiosis and develop into the embryo without fertilization. More often as in citrus and mango. Citrus और mango का भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, ठीक है। सारे एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे भी कवर करें। तो सिट्रस और मैंगो का एग्जाम्पल आने वाला है जो कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस है। इससे पहले मैंने आपको एस्टेरेसी के बारे में बताया जो कि एमएमसी से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनता है जिसमें। सो सिट्रस और मैंगो के केस में न्यू सेलर सेल से सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है। डायरेक्ट न्यू सेलर सेल से या एमएमसी से ही डायरेक्ट हमारे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, और बहुत सारे एम्ब्रियो होने के कारण इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और मैंगो और सिट्रस पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल दे रखा है। और देखो यहाँ पे भी मैंने आपको मैंगो का सीड ही दिखाया है विद पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब ये एपोमिक्सिस जो है बच्चों ये हाइब्रिड वैरायटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों अगर हम हाइब्रिड वैरायटी बनाएंगे तो हाइब्रिड से आप नए हाइब्रिड नहीं बना सकते, आपको हर बार एक नए बीज खरीदने पड़ेंगे। और हाइब्रिड वैरायटीज यूं तो यूजफुल होती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है फार्मर्स को, हर बार नए इतने महंगे बीज खरीदो हाइब्रिड स्पीशीज बनाने के लिए, क्योंकि हाइब्रिड की प्रोजेनी हाइब्रिड नहीं होती क्योंकि उनके कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी बनाने की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है बाय यूजिंग अ एपोमिक्टिक सीड। तो एपोमिक्टिक सीड्स आप हाइब्रिड इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अ हाई क्वालिटी हाइब्रिड
और उनके कैरेक्टर भी सेग्रीगेट नहीं होते प्रोजेनी में। तो पढ़ लेते हैं बच्चों हम। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। Cultivation of hybrid are tremendously increase the productivity. Once the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हाइब्रिड सीड को हर साल डिसएडवांटेज पड़ रहे हैं, हम उन्हें हर साल वापस से प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी, तो जो भी कैरेक्टर्स हमें हाइब्रिड में दिखे वो प्रोजेनी में अलग हो जाएंगे। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज कि प्रोजेनी में वो कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो वापस से अलग या सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाते हैं। डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्टली होती है, ये तीसरा डिसएडवांटेज कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्टली होती है। Hence, the cost of hybrid seeds becomes too expensive for the farmer. If these hybrids are made into apomix, लेकिन अगर इन्हीं hybrids को मैंने एपोमिक्टिक सीड की हेल्प से बनाया है, एपोमिक्सिस प्रोसेस की हेल्प से बनाया है, तो कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता है हाइब्रिड प्रोजेनी में। तो मतलब एक बार एपोमिक्टिक सीड विधि, एपोमिक्सिस विधि का उपयोग करके मैंने एपोमिक्टिक सीड बना ली है, हाइब्रिड बना लिया है, तो अब उस हाइब्रिड से मैं मेनी टाइम्स प्रोजेनी बना सकती हूं विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों एपोमिक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये एडवांटेज आ गया है apomixis का in hybrid industry. Then the farmer can keep on using the hybrid seeds to raise the new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industries, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो बच्चों अभी भी लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है कि किस प्रकार हम apomictic genes को हम hybrid varieties में पास ऑन कर पाए। अब बच्चों हम आते हैं समरी पे। समरी में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं गिवन है लेकिन समरी में गिवन है। द सेंट्रल टिश्यू इन द न्यूसेलस इन विच द आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल टिश्यू होता है न्यूसेलस के अंदर जहां पे आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होते हैं, और आर्किस्पोरियम कहां क्या होते हैं ये सब मैंने आपको ऊपर एक्स्ट्रा में डिस्कस करा है, किस प्रकार आर्किस्पोरियम सेल से ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिकॉज दे आर द प्रीमोर्डियम ऑफ एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों, नीट एग्जाम में आए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो फ्यूजन हो रहे हैं, अब दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन कौन कौन से? ऑप्शन 1 फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पोलर ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग। एग दो कहां से आएंगे? ऑप्शन 4 सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 2 मेल गैमेट जो पोलर ट्यूब कैरी करती है, और वो 2 मेल गैमेट में से जो एक मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है एग के साथ, और वहीं दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसे हम सिंगैमी बोलते हैं। अगर मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ होता है तो इसे हम सिंगैमी बोलते हैं, और अगर मेल गैमेट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ऊपर। नेक्स्ट, which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant incorrect? Option 1 ovary develop into fruit, zygote develop into embryo, central cell develop into endosperm, ovule develop into embryo sac. Just think about it. So students, ovary fruit में convert होती है, सही बात है। zygote embryo में convert होता है, ये भी सही बात है। central cell जो है वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है to form endosperm, ठीक है। तो सेंट्रल सेल फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ओव्यूल एम्ब्रियोसैक में डेवलप होगा, ये गलत है। ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड में। तो सीड लिखा होता तो सही होता, अभी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
इन सम प्लांट्स फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ऑटोगैमी, ऑप्शन 2 पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन 3 सिंगैमी एंड ऑप्शन 4 पार्थिनोजेनेसिस. जस्ट थिंक अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, अगर फीमेल गैमेट से बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, अगर फीमेल गैमेट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. जबकि अभी आज की क्लास में हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा. पार्थिनोकार्पी में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड और फ्रूट बनता है, तो उसे हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं. पार्थिनोकार्पी के केस में सीडलेस फ्रूट बनते हैं, ठीक है. और सिंगैमी तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है. तो सिर्फ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है. तो आपको याद रखना है, जेनेसिस में जो एम्ब्रियो बनता है और पार्थिनोकार्पी में सीड और फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड इज नोन एज. देखो बच्चों, एक ही साल में कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, और वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है. Persistent nucellus in seed is known as option 1 Chaleza, option 2 Perisperm, option 3 Hilum and option 4 Tegmen. Just think. So student, सबसे पहले persistent nucellus वैसे तो degenerate हो जाते हैं, लेकिन कुछ seeds में फिर भी वो persist करते हैं. जैसे कि बच्चों बीट और ब्लैक पेपर में उन सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेरिस्पर्म हो जाएगा. चैलेजा तो ओव्यूल का एक एंड होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं. हाइलम जो है वो अटैचमेंट होता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी. और टैगमेंट जो है स्टूडेंट्स वो इंटेग्यूमेंट्स फ्यूचर में जाके सीड कोट बनाते हैं, दैट इज टेस्ट एंड टैगमेंट. तो पेरिस्पर्म ऑप्शन इसमें सही है. Next question is students, placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part is option 1 basal, option 2 axial, option 3 parietal and option 4 precentral. तो बच्चों, ये थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है. मॉर्फोलॉजी में इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉर्फो में, लेकिन फिर भी बच्चों ये एक बेसिक क्वेश्चन है. So students, placentation in which ovule develops on inner wall of ovary or in peripheral part is. तो बच्चों peripheral part में और inner wall of the ovary में अगर वो डेवलप होते हैं हमारे ओव्यूल्स, तो ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम पैराइटल कहते हैं, ठीक है. ये सब टाइप के प्लेसेंटेशन हम पढ़ेंगे, मार्जिनल, बेसल, एक्साइल. मॉर्फोलॉजी में डिटेल में ये पार्ट कवर किया जाएगा. अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड्स? One fuses with egg, other degenerates in synergids. All fuses with egg, one fuses with egg, other with synergid nucleus. One fuses with egg and other fuses with central cell nucleus. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब सिनर्जिड से एंटर करती है, एक सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करती है, 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं, लेकिन सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ कोई सा भी मेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा. जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म जाइगोट. वहीं जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन 4 करेक्ट है कि एक एग के साथ फ्यूज हो रहा है, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो रहा है टू फॉर्म जाइगोट एंड एंडोस्पर्म रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, extrusion of second polar body from egg nucleus occur. Option 1 after entry of sperm but before fertilization, after fertilization, before entry of sperm into the ovum and simultaneously with forced cleavage. ये तो बच्चों अपना वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट, नीट 2020 का क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट ऑप्शन 1 चैलेजा, ऑप्शन 2 हाइलम, ऑप्शन 3 माइक्रोपाइल एंड ऑप्शन 4 न्यूसेलस. तो बच्चों, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि ऐसा पार्ट जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो उस पार्ट को बच्चों हम हाइलम कहते हैं, ठीक है. चैलेजा तो जहां पे इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं, बेसल पार्ट होता है, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है. माइक्रोपाइल की डेफिनेशन दी है कि यहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं. और न्यूसेलस जो सेल्स सेंटर में पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूसेलस सेल कहते हैं, लेकिन हाइलम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होता है? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इनके नाम में वाटर आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है. तो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में पानी के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा.
सो इसका आंसर इंसेक्ट वाटर है, वाटर तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वाटर इन 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बचता ही एक है, दैट इज इंसेक्ट और विंड। दिस इज ऑल्सो द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर। ऑप्शन 1 pollen grain inside the anther, germinated pollen grain with 2 male gamete, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovule. Option 1 A and C, A and D. Option 2 A only. Option 3 A, B and C, and Option 4 C and D. So students, अगर आप देखें तो pollen grain inside the anther, so this is going to form a next generation and anther was the previous generation, तो ये सही है। नेक्स्ट स्टूडेंट जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, तो ये जर्मिनेट हो चुका है, तो ये न्यू जनरेशन की ही बात कर रहा है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी न्यू जनरेशन की बात कर रहा है क्योंकि सीड और फ्रूट साइमल्टेनियसली ओव्यूल और ओवरी से बनते हैं। एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओव्यूल, तो ओव्यूल पुरानी जनरेशन का है और उसमें जो एम्ब्रियोसैक बन रहा है वो नई जनरेशन का है। तो बच्चों ए और डी सही है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, होप आपने मेरे साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर एंजॉय करा होगा। ऐसे ही बच्चों हमारे साथ बने रहें और हम ऐसे ही आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन देते रहेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।